तारीख थी 3 फरवरी 2022। महाराष्ट्र के पालघर शहर में एक हाईवे है जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ता है। शाम का समय था और इस व्यस्त हाईवे पर लोग अपना दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। लेकिन उसी शाम एक व्यक्ति संयोग से अपने फोन पर कुछ काम करने के लिए हाईवे के किनारे बह रहे एक नाले के पास रुक गया। तभी उसे अचानक एक बहुत तेज बदबू महसूस हुई, जिससे उसका पूरा ध्यान उसी तरफ चला गया। जैसे ही उसकी नजर नाले के गंदे पानी पर पड़ी, वो डर से सन्न रह गया, क्योंकि 2 बड़े पाइपों के बीच एक इंसानी लाश फंसी हुई थी। जब वो व्यक्ति थोड़ा पास गया तो उसने देखा कि लाश पूरी तरह सड़ गल चुकी थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि वो तुरंत अपनी बाइक के पास वापस लौट गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर उसने तुरंत पालघर पुलिस स्टेशन में फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लाश की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि वो बुरी तरह सड़ी गली हुई थी। लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने उस लाश को गंदे नाले से बाहर निकाला। लाश की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इतना ही पता चल पा रहा था कि वो एक लड़की का शव है। उसका चेहरा कातिल ने जानबूझकर इस तरह बिगाड़ दिया था कि कोई उसकी पहचान ना कर सके। लाश की स्थिति देखकर पुलिस ने यह भी अंदाजा लगाया कि यह हत्या एक दिन पहले नहीं बल्कि कई दिनों पहले की गई थी और शव को यहां लाकर फेंका गया था। इसके बाद शव को तुरंत ढक दिया गया और तब तक फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने नाले के आसपास के इलाके में शव की जांच की और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की। उन्होंने पास की कॉलोनी के लोगों से पूछताछ की कि क्या कोई इस शव को पहचानता है, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गई। इलाके से किसी लड़की के लापता होने की खबर नहीं थी और ना ही कोई उस शव की पहचान कर पाया। इसके बाद पालघर पुलिस ने जांच शुरू की कि क्या आसपास के किसी अन्य थाने में 25 से 30 साल की किसी महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उन्होंने शव की तस्वीर भी आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में भेज दी। आपको बता दें कि पलदर टाउन पालघर जिले के अंतर्गत आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5344 वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े इलाके में फैले पुलिस नेटवर्क के बावजूद उस हुलिये से मिलती जुलती किसी भी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। तभी इस केस की जांच कर रहे एक सीनियर अधिकारी के मन में एक विचार आया, क्योंकि शव मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे के पास मिला था, इसलिए संभव है कि इसे बाहर से लाकर यहां फेंका गया हो। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए अधिकारी ने शव की तस्वीर मुंबई पुलिस को भेज दी। मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। तस्वीर भेजने के साथ साथ अधिकारी ने उन महिलाओं की गुमशुदगी की जानकारी भी मांगी जो इस शव के हुलिये से मेल खाती हो। पुलिस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसी दिन उन्हें एक थाने से सूचना मिली कि करीब 10 दिन पहले यानी 24 जनवरी 2022 को मुंबई के सांता क्रूज इलाके में 28 साल की एक महिला कैरल मिस्क्रेटा, जिसे पिंकी के नाम से भी जाना जाता था, के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कैरल एक कॉल सेंटर में काम करती थी। जैसे ही सांता क्रूज पुलिस को पता चला कि पलग में एक ऐसा शव मिला है जो लापता महिला के हुलिये से मेल खाता है, वे तुरंत कैरल के घर पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो घर पर सिर्फ उसकी मां कैथरीन मिस्क्वेटा मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने कैरल की मां कैथरीन से कहा, कुछ दिन पहले आपने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अभी तक वो नहीं मिली है, लेकिन पार्लर जिला पुलिस ने हमें बताया है कि उन्हें एक युवा महिला का शव मिला है। इसी वजह से तुम्हें हमारे साथ चलकर ये पहचान करना होगा कि वो कैरल है या कोई और। भारी दिल के साथ कैथरीन मिस्क्वेटा अपने 1-2 पड़ोसियों के साथ पुलिस के साथ सांता क्रूज मई से करीब 67 मील दूर पलर के लिए रवाना हुई, जहां अस्पताल के मॉर्ग में उस लड़की का शव रखा गया था। इस दौरान कैथरीन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि कोई भी मां ये नहीं चाहती कि उसे ये जानने के लिए किसी शव की पहचान करनी पड़े कि वो उसकी बेटी है या नहीं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, उस समय शव की हालत बेहद खराब थी और चेहरा पूरी तरह पहचान में नहीं आ रहा था। इसी वजह से जब कैरल की मां ने पहली बार शव को देखा तो उन्होंने तुरंत ये मानने से इनकार कर दिया कि ये उनकी बेटी है। हालांकि जब डॉक्टरों ने उनसे शव को ध्यान से देखने के लिए कहा और खासतौर पर एक डॉक्टर ने शव के सीने पर बना एक बटरफ्लाई टैटू दिखाया, तब कैथरीन गहराई से सोचने लगी।
कुछ पलों तक सोचने के बाद कैथरीन को समझ आ गया कि ये शव उनकी बेटी कैरल का ही है, किसी और का नहीं। ये टैटू कैरल ने 4 साल पहले बनवाया था और कैथरीन को याद था कि उस समय टैटू बनवाने के बाद कैरल को कई दिनों तकलीफ हुई थी। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि उन्हें जो शव मिला है वो एक लड़की का है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसका कातिल कौन है। जब कैथरीन ने खुद को थोड़ा संभाला तो पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्हें किस पर शक है कि कैरल की हत्या किसने की। इस पर कैरल की मां ने बताया कि पिछले 5 सालों से उनकी बेटी का एक आदमी जीको मिसवटा के साथ संबंध था। काफी समय तक उनका रिश्ता ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। इसी वजह से कैरल अपनी मां से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। इसलिए कैथरीन ने पुलिस से पूरी तरह यकीन के साथ कहा कि उसकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि जीको ही है। कैथरीन ने यह भी बताया कि 24 जनवरी 2022 को उसकी बेटी कैरल घर से ये कहकर निकली थी कि वो एक सामान्य चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही है। उसी शाम लगभग रात 8 बजे कैरल ने अपनी मां कैथरीन को फोन किया और कहा, मैं आज थोड़ी देर से आऊंगी, लेकिन जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद समय बीतता गया और कैथरीन को चिंता होने लगी। उसने कैरल को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। आखिरकार मजबूरी में आकर कैथरीन ने साक्र क्रूज पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। ये पूरी कहानी जानने के बाद पालघर पुलिस और साक्र क्रूज पुलिस ने मिलकर मामले की जांच शुरू की। हालांकि कैथरीन लगातार ये कहती रही कि उसकी बेटी की हत्या उसके बॉयफ्रेंड जी को मिसकुताने की है, लेकिन पुलिस केवल उसके आरोपों के आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसके अलावा पालघर पुलिस को यह भी पता चला कि साक क्रूज पुलिस पहले ही जीको से पूछताछ कर चुकी थी और उसे क्लीन चिट दे चुकी थी। दरअसल जब 24 जनवरी 2022 को कैरल घर से गायब हुई थी, तब उसकी मां कैथरीन ने पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी ली थी, इस उम्मीद में कि उसे कैरल के बारे में कोई सुराग मिल जाए। इस तलाशी के दौरान उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे कैरल द्वारा जीको को लिखा हुआ एक पत्र जरूर मिला। उस पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे जीको, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन आज मैं ये पत्र हमारे बीच आई दूरी की वजह से लिख रही हूं। मैं हमारे रिश्ते के लिए हमारे दोनों परिवारों के खिलाफ लड़ना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं। जब तक हम पैसे कमाकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहती हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और इस पर मुझे गर्व है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मुझे नहीं पता तुम इसे समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन ब्रेकअप के बारे में सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगती है और मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैं कोई दिखावटी ब्रेकअप नहीं चाहती। पहले हम अपनी जिंदगी को स्थिर करेंगे, उसके बाद वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। मुझ पर भरोसा करो। इस बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम हमारे बीच की बातों को ठीक करोगे। मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा और ना ही तुम पर उंगली उठाऊंगा। इस बात को लेकर मैं तुमसे कभी झगड़ा भी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी मां से नाराज होने की भी जरूरत नहीं है। वो जो भी कहती है वो जिंदगी का ही एक हिस्सा है। फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूं। लव यू माय वैम्पायर। हो सकता है अभी तुम इस खत का पूरा मतलब समझ ना पाओ, लेकिन आगे इस कहानी में इसका मतलब और भी गहरा हो जाएगा। इस खत को पढ़ने के बाद कैरल की मां भी काफी हैरान रह गई और उन्होंने इसे साक्र क्रूज पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारियों को दिखाया। खत पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारियों को भी जीको पर थोड़ा शक होने लगा। इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन पूछताछ का नतीजा ये रहा कि जीको ने पुलिस के हर एक सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, जिससे पुलिस को लगा कि शायद जीको ने कैरल का खून नहीं किया है। इसलिए थोड़ी देर की पूछताछ के बाद सांता क्रूज पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी और घर भेज दिया। बाद में जब पलर पुलिस को पता चला कि सांता क्रूज पुलिस पहले ही जीको से पूछताछ कर चुकी है
और उसे क्लियर कर चुकी है, तो उन्होंने केस के सिलसिले में जीको से दोबारा पूछताछ करने का दूसरा तरीका सोचना शुरू किया। अब पुलिस ने जीको के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की और 24 जनवरी 2022 की रात को क्या हुआ था, इसे जोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने मुंबई हैदराबाद हाईवे के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, जहां कैरल मिस्किटा की लाश मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने कैरल की मां कैथरीन से उसका फोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किए। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जिस जगह कैरल की लाश मिली थी वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। हालांकि करीब आधा किमी दूर उन्हें एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली जिसमें कैरल और जीको दोनों एक साथ नजर आए। यह प्रक्रिया पुलिस के लिए काफी समय लेने वाली थी, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे और इस एक फुटेज को ढूंढने में उन्हें कई घंटे लग गए। इसके बाद पुलिस ने यह फुटेज कैरल के परिवार को दिखाया और कैथरीन ने साफ तौर पर बताया कि उनकी बेटी कैरल के साथ जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि जीको ही था। लेकिन जब पुलिस ने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को और ध्यान से चेक किया तो उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। एक और युवक बाइक पर उनके पीछे पीछे आ रहा था। अब पुलिस के पास ना सिर्फ जीको से पूछताछ करने के लिए एक मजबूत सुराग था, बल्कि एक नया सवाल भी खड़ा हो गया। आखिर ये दूसरा बाइक वाला आदमी कौन था? इसके अलावा पुलिस ने केरल के पूरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले और पाया कि 24 जनवरी को उसने कई बार जीको से बात की थी। जब पुलिस ने नेटवर्क ऑपरेटर्स की मदद से दोनों की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि कैरल की मौत से पहले उसके फोन और जीको के फोन की लोकेशन एक ही जगह दिख रही थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि कैरल की मौत के समय जीको उसके आसपास ही मौजूद था। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने जीको को गिरफ्तार करने का फैसला किया और उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि जीको बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब पुलिस उसे थाने ले गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वो सवालों से बचने लगा और गोलमोल जवाब देने लगा। अब तक पुलिस के पास इतने पक्के सबूत थे कि जीको के लिए बच निकलना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों में जीको टूट गया और उसने 24 जनवरी को कैरल के साथ जो कुछ हुआ था उसकी पूरी सच्चाई बता दी। उसने कबूल किया कि 2017 से उसका कैरल के साथ रिश्ता था, लेकिन 5 साल बाद अब वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। कैरल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और जब वो सिर्फ 3 साल की थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। तब से उनकी बुजुर्ग मां ने अकेले ही कैरल और उसके भाई की परवरिश की। बाद में कैरल भी अपने परिवार का सहारा बन गई और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। साल 2017 में कैरल और जीको की पहली मुलाकात एक इवेंट में हुई। वहां दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया और जल्द ही दोस्त बन गए। उनकी बातचीत लगातार चलती रही और कुछ ही समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब बहुत से लोग सोच सकते हैं कि जब दोनों का सरनेम मिसक्वटा था तो उन्होंने शादी करने का फैसला कैसे किया। सच ये है कि कई बार अलग अलग परिवारों या अलग अलग गांव के लोगों का सरनेम एक जैसा होता है, लेकिन वे खून के रिश्ते से जुड़े नहीं होते। यहां भी ऐसा ही था। कैरल और जीको दोनों का सरनेम मिसक्वटा था, लेकिन वे एक ही परिवार से नहीं थे। समय के साथ कैरल का प्यार जीको के लिए और बढ़ता गया, यहां तक कि उसने जीको को अपने घर बुलाया और अपनी मां और भाई से मिलवाया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 2022 में कैरल की उम्र 28 साल थी, जबकि जीको उससे 1 साल छोटा यानी 27 साल का था। इस उम्र के अंतर को नजरअंदाज करते हुए कैरल की मां ने अपनी बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी, क्योंकि कैरल ने ही अपनी मां को समझाकर जीको से शादी के लिए राजी किया था। उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था और अब सिर्फ एक ही कदम बाकी था। जीको को अपने परिवार से इस शादी के बारे में बात करनी थी। लेकिन तभी जनवरी 2020 में कोविड महामारी ने भारत में दस्तक दी और इसकी वजह से जीको की नौकरी चली गई। इससे पहले वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन नौकरी जाने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और उसने कैरल से बात करना भी कम कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उसने अपने पिता के कैटरिंग बिजनेस में काम करना शुरू किया और उसे आगे बढ़ाने में मदद करने लगा।
धीरे धीरे उसे इस काम में संतुष्टि मिलने लगी और वो फिर से खुश रहने लगा। ये देखकर कैरल ने एक बार फिर शादी का मुद्दा उठाया। इस बार जीको ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को कैरल के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब जीको के माता पिता को कैरल की पृष्ठभूमि और उसके परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। दरअसल जीको के पिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें अपने घर की बहू के रूप में एक गरीब और बिना पिता वाली लड़की बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने जीको को समझाया कि वे उसकी शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से कराएंगे। यहीं पर जीको लालच और परिवार के दबाव में आ गया और उसने भी कैरल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जीको एक अमीर लड़की के साथ रिश्ते में आ गया और धीरे धीरे कैरल से और दूर होता चला गया। ये बढ़ती दूरी कैरल को बहुत परेशान करने लगी और लगभग 1 साल तक उनका रिश्ता तनाव में रहा। जीको के बदलते व्यवहार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। यही वजह थी कि उसने साल 2021 में क्रिसमस और न्यू ईयर तक नहीं मनाया। कुछ समय बाद कैरल को जीको के नए रिश्ते के बारे में पता चला और उसे समझ आ गया कि वो उससे शादी करने से क्यों बच रहा है। लेकिन कैरल अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए या उसके साथ रिश्ते में होने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने एक बार फिर जीको से संपर्क किया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगी। पुलिस का नाम सुनते ही जीको घबरा गया। इसके बाद उसने ना सिर्फ कैरल से बात करना बंद कर दिया बल्कि उससे मिलना भी छोड़ दिया। बाद में पूछताछ के दौरान जीको ने पुलिस को बताया कि कैरल काफी खर्चीली थी। उसे घूमना फिरना पसंद था। वो हमेशा नए और महंगे कपड़े पहनना चाहती थी और अक्सर अपनी शॉपिंग का खर्च उससे उठाने के लिए दबाव डालती थी। लेकिन नौकरी छूट जाने के बाद वो उसकी ये मांगे पूरी नहीं कर पा रहा था। हालांकि जीको ने कैरल को अपनी आर्थिक परेशानियों और बेरोजगारी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो लगभग हर दिन उससे कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, जिससे जीको और ज्यादा परेशान और चिढ़ने लगा। इसी वजह से वो किसी भी तरह कैरल से छुटकारा पाना चाहता था और तभी उसने फैसला किया कि वो ना सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करेगा बल्कि इस दुनिया से ही उसका अस्तित्व खत्म कर देगा। यही वो बुनियाद थी जिस पर कैरल के मर्डर की साजिश खड़ी की गई थी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जीको ने फिर से उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर दिया ताकि कैरल का उस पर भरोसा दोबारा बन जाए। इसी तरह समय बीतता गया और फिर आया 23 जनवरी 2022 का दिन। उस दिन भी दोनों फोन पर बात कर रहे थे और जीको ने कैरल से कहा कि अगले दिन वे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ये सुनकर कैरल बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि उनका टूटा हुआ रिश्ता अब काफी हद तक ठीक हो गया है। लेकिन उसे जीको की असली मंशा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह 24 जनवरी को कैरल अपना लैपटॉप बैग लेकर स्कूटर से घर से निकली, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी मां कैथरीन से कहा कि वो डॉक्टर के पास एक सामान्य चेकअप के लिए जा रही है और उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ बाहर जाएगी। ये सुनकर उसकी मां ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। घर से निकलने के बाद कैरल सीधे जीको से मिलने गई और दोनों ड्राइव पर निकल पड़े। लेकिन इस बार वे दोनों अकेले नहीं थे। जीको का दोस्त वेंद्रा भी उनके साथ था, जो जीको के साथ ही वहां आया था। इसके बाद जीको अपनी बाइक से उतर गया और कैरल का स्कूटर चलाने लगा। दोनों पूरे दिन अलग अलग जगहों पर घूमते रहे और बातें करते रहे। इस दौरान देंद्रा जीको की बाइक पर उनके पीछे पीछे चलता रहा। क्योंकि कैरल देंद्रा को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे उसके पीछे आने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। जैसे जैसे रात होने लगी, जीको ने कैरल का स्कूटर मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ओर मोड़ दिया। वहां से वो पलर जिले में दाखिल हुआ और कैरल को लेकर पलर शहर की तरफ गाड़ी चलाने लगा। जब कैरल ने इसके बारे में पूछा तो जीको ने कहा कि आज वो उसे एक बहुत खास जगह दिखाने वाला है। इसी दौरान कैरल ने अपनी मां को भी फोन करके बता दिया कि वो आज थोड़ी देर से घर पहुंचेगी। इसके बाद जीको और कैरोल पिलगर में एक नाले के पास जाकर रुक गए और वहां सामान्य बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान जीको ने कहा कि ये उसकी पसंदीदा जगह है क्योंकि यहां बहुत शांति रहती है।
लेकिन इसी बीच दोनों के बीच शादी का मुद्दा उठ गया और बात जल्दी ही झगड़े में बदल गई। गुस्से में जीको अपना आपा खो बैठा। उसने कैरोल का गला पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। कैरल ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसी समय जीको का दोस्त दी अपनी बाइक पर पास ही खड़ा था और आसपास नजर रख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा। जब जीको की कोशिश नाकाम रही तो दीन्द्र ने अपने साथ लाया हुआ चाकू निकाला और दोनों ने मिलकर कैरल पर कई बार वार किए। बार बार चाकू से किए गए हमलों की वजह से कैरल का शरीर खून से लथपथ हो गया। हमले की बेरमी को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जब जीको ने आखिरी बार उसके पेट में चाकू मारा तो चाकू का हैंडल उसके हाथ में ही टूट गया और ब्लेड कैरल के शरीर में ही फंसा रह गया। हालांकि तब तक कैरल की मौत हो चुकी थी। उसकी पहचान पूरी तरह मिटाने के लिए दीन्द्र ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसके चेहरे को बेरमी से कुचल दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद पलघर पुलिस विभाग के सभी लोग हैरान रह गए। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह बेरमी से कैसे मार सकता है? सिर्फ उससे छुटकारा पाने के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि अभी तक इस केस की अदालत में सुनवाई कैसे आगे बढ़ी या आरोपियों को क्या सजा मिली, इसकी कोई पक्की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ कैरल मिसिता मर्डर केस यहीं खत्म होता है। आप अपनी राय इस घटना पर जरूर दीजिएगा और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।